हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 10th और 12th के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि कुछ और भी स्टूडेंट्स जैसे 9th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या। देखो, स्पीच रिलेटेड है सेंटेंस से। स्पीच इज रिलेटेड टू सेंटेंस। तो होता क्या है ना कि कोई भी सेंटेंस या तो नॉर्मल होगा या फिर वो सेंटेंस ब्यूटीफुल सेंटेंस होगा। तो इतना आप जान लीजिए कि जो सेंटेंस नॉर्मल है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट नहीं होता है, और जो सेंटेंस ब्यूटीफुल है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट होता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंग्लिश लिटरेचर को और स्ट्रांग बना देगी। चलिए, तो फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड टू मेक द सेंटेंसेस ब्यूटीफुल। ऑर्नामेंटेड, ऑर्नामेंटेड समझ आता है, जैसे कि आभूषण प्रदान करते हैं। कोई स्त्रियां हैं, कोई लड़की है जो यदि गहना पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, तो वो ब्यूटीफुल दिखती है। वही बात है कि कोई सेंटेंस में यदि फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे ना, तो वो सेंटेंस ब्यूटीफुल दिखेगा। जैसे देखो, नॉर्मल सेंटेंस और ब्यूटीफुल सेंटेंस कैसे होता है, जरा समझिए। एक एग्जाम्पल मैं दिया कि ही सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाता है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये सेंटेंस नंबर 1 है। और दूसरा सेंटेंस मैं बोलता हूँ कि ही इज द सोनू निगम। सोनू निगम एक सिंगर का नाम है, आप लोग सभी जानते हो, मेरा भी फेवरेट है। ही इज द सोनू निगम ऑफ माई स्कूल। वह मेरे स्कूल का सोनू निगम है, या वह मेरे स्कूल का अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह का भी नाम आप जानते हैं। इसमें भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़का है वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसका तुलना कंपैरिजन कर दिया सोनू निगम से। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो नॉर्मल था, लेकिन दूसरा सेंटेंस ब्यूटीफुल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ब्यूटीफुल है, या थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है। आप समझ रहे हो? तो जो भी सेंटेंस में ब्यूटी दिख रहा है वो ब्यूटीफुल है, तो पक्का है इसमें फिगर ऑफ स्पीच लगा है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा बच्चों? मेटाफर का यूज हुआ है। तो आप डेफिनेशन आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। फिगर ऑफ स्पीच मेक्स एनी सेंटेंस ब्यूटीफुल और ऑर्नामेंटेड और इफेक्टिव और इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार बनाता है, सेंटेंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप समझ सकते हो, अट्रैक्टिव बनाता है सेंटेंस को। तो जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच का आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आपके सेंटेंस का स्टैंडर्ड जो होगा ना, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप सेंटेंस बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस लिखने लग जाओगे। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफर है। डेफिनेशन के तौर पर आप समझ सकते हो, फिगर ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फिगर ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच मेक्स एनी सेंटेंस ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुन करके आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो आइए हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करते हैं। सम फिगर्स ऑफ स्पीच आर, एट फर्स्ट सिमली। सिमली, तो सिमली क्या होता है? सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद वन अनदर। Simile is a figure of speech in which two things are compared with each other using like or as. Using like or as. जैसे मैं बोलता हूँ, उसी एग्जाम्पल को मैं ये भी तो बोल सकता था कि हीज और ही सिंग्स लाइक, ही सिंग्स लाइक सोनू निगम। यहाँ भी मैंने क्या करा बच्चों? इस लड़के का कंपैरिजन करा किससे? सोनू निगम से, कि वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन लाइक और एज यूज करके। तो यहाँ पर पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली। आपके एग्जाम के व्यू से मैं बता दूं कि वेन एवर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज, वी कॉल इट सिमली। तो जहां भी देखना दो चीज में कंपेयर हो रहा है लाइक और एज करके, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों? सिमली होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक तो क्लियरली पता चल रहा है। अब एक और एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बताना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन।
was as beautiful, the bride was as beautiful as a rose, वो दुल्हन बिल्कुल गुलाब की तरह खूबसूरत थी। तो यहाँ पर उस ब्राइड का कंपैरिजन हो रहा है एक रोज से कि कितनी खूबसूरत थी वो, लेकिन यूज कंपैरिजन हो रहा है लाइक और एज से। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों? सिमली। या तो सेंटेंस में लाइक रहेगा या एज रहेगा, लेकिन दो चीज में कंपैरिजन होनी चाहिए, तो ये सिमली होता है। डेफिनेशन में फिर से बोल दूं, सुन लो। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज। तो आपको कहीं भी दो चीज में कंपैरिजन लाइक और एज से मिले तो आप पक्का बताइएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है। मुझे यहाँ तक क्लियरली पता चल रहा है और आप उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई लड़की है, जैसे मान लेते हैं सी इज द सी इज लाइक सी इज लाइक मिताली राज। मिताली राज एक क्रिकेटर का नाम है, आप जानते हैं। तो कोई लड़की है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, उसका तुलना मिताली राज से लाइक और एज से हो रहा है, तो वो हो जाएगा सिमली। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे आती हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेटाफर होता क्या है। मेटाफर का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली। उसमें इनडायरेक्टली था यू लाइक और एज करके सिमली में, बट यहाँ दो चीज में कंपैरिजन होता है डायरेक्टली, बिना कोई लाइक और एज करके। मतलब मेटाफर को आप बोल सकते हो क्या, डायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर में कौन सा कंपैरिजन होता है बच्चों? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। एज फॉर एग्जांपल, मैं मैं डायरेक्ट, जैसे इसमें क्या था, लाइक और एज से था, ही सिंग्स लाइक सोनू निगम। क्या मैं डायरेक्ट यही कर दूं? पहला एग्जांपल, ही इज द सोनू निगम ऑफ माई क्लास। सबसे पहला एग्जाम्पल, ऑफ माई स्कूल कर देते हैं, ही इज द सोनू निगम ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पर उस लड़के का तुलना, किसी भी नॉर्मल लड़के का तुलना सोनू निगम से डायरेक्टली, यहाँ कोई लाइक और एज है नहीं। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया बच्चों? मेटाफर। अच्छा ये बताना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मैं पूछता हूँ। सचिन, सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर सचिन का जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है बच्चों? गॉड से हो रहा है, और डायरेक्टली। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। अच्छा बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कैमल इज कॉल्ड, कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो कैमल का तुलना सीप से, कोई लाइक और एज नहीं है। तो ये कौन सा कंपैरिजन है बच्चों? डायरेक्ट कंपैरिजन। तो फिर से आप डेफिनेशन में क्या बोल सकते हो कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली यूजिंग लाइक और एज। जैसे मैं ही बता रहा हूँ, आप मेरे आंख के तारे हो। वाह क्या अच्छा लग रहा है। और समझिएगा, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। आपका तुलना एप्पल से, बट यहाँ पर बहुत प्यारा के सेंस में है, डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर। तो आप जब भी देखना टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली, यू विल गो विद विच फिगर ऑफ स्पीच बच्चों? मेटाफर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग तीसरा समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है एलिट्रेशन, आप हेडिंग दे ही सकते हो, लिख ही सकते हो साथ में, एलिट्रेशन। और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों रिपीटिशन। तीनों मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, तीन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर। क्यों? क्योंकि तीनों एक तीसरे से रिलेटेड है। रिफ्रेन, कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? समझने की कोशिश करेंगे। एलिट्रेशन में रिपीट होता है, कुछ तो रिपीट होगा और सेंटेंस को ब्यूटीफुल करेगा। रिपीटिशन में कुछ तो रिपीट होगा, और क्या होगा मैं जस्ट बताने वाला हूँ। रिफ्रेन में भी रिपीट होता है, सेंटेंस में या फिर स्टैंजा में, समझिएगा।
रिपीटिशन में बच्चों एक लेटर रिपीट होता है और बेसिकली कॉन्सोनेंट लेटर ज़्यादा मेजॉरिटी में रहता है, तो कॉन्सोनेंट लेटर लेटर में हो सकता है आपका बी, सी, डी, एफ, जी, एच। रिपीटिशन में रिपीट होगा बच्चों वर्ड, और रिफ्रेन में रिपीट होगा पूरे सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में पूरा सेंटेंस तो रिपीट होगा नहीं, तो मतलब इसके लिए क्या एक चाहिए, स्टैंजा चाहिए। एक चीज़ और याद रखना, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज मोस्टली पोएम्स में होता है, इसीलिए तो पोएम्स थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आता है और इफ़ेक्टिव नज़र आता है, और समझना थोड़ा, है ना, हार्ड नज़र आता है, थोड़ा डिफिकल्ट नज़र आता है। इसीलिए फिगर्स ऑफ स्पीच का एक और नाम है बच्चों, कंफ्यूज मत करना, इसी को बोलते हैं हम लोग पोएटिक डिवाइस। और पता है हिंदी में फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार बोलते हैं, ठीक है। इसी को एक और नाम देते हैं बच्चों, याद रखना, लिटरेरी डिवाइस, है ना। आप लिख भी सकते हो, इसी को लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं। आप एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, रेटोरिक डिवाइस, है ना। तो तीनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन में पूछेगा विच पोएटिक लाइसेंस और विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस वेरी स्टैंजा, इसमें तो होगा ही नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है, ब्यूटीफुल सेंटेंस में इन दिस वेरी लाइन, तो आप बोलिएगा पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है मेटाफर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला समझने की कोशिश करते हैं। एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है, ठीक है, रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होता है, और रिफ्रेन में पूरा सेंटेंस। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप बताना कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ना। जैसे मैं दो वर्ड देता हूँ, आप बताना, कॉन्क्रीट सेल, अ टाइगर इन द जू, क्लास 10th में पढ़ना, उसमें कॉन्क्रीट सेल, दो वर्ड लगातार दिया, उसमें पहला लेटर सी दूसरा लेटर सी सेम है, तो जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में पहला लेटर सेम है उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जरा समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी में भी समझ लेते हैं पहले एलिट्रेशन, फिर चलते हैं। जैसे आपको याद होगा, एक चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें च जो है इस लेटर का तो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है। अरे एक सेंटेंस में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, समझना, सी सेल्स, सी सेल्स एट द सी शोर इन द सॉफ्ट सन, इन द सॉफ्ट सन, एस 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 एस, सेम लेटर रिपीट हो रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है, वो भी सेम लेटर बार बार आता है, और दो लगातार वर्ड्स में भी पहला लेटर सेम है ना, तब भी एलिट्रेशन है। मिनिमम टू वर्ड्स में सेम होने चाहिए। जैसे एक आपके 10th में है, अ टाइगर इन द जू में, फ्रॉम वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर पास। तो अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि दो लगातार वर्ड, एक वर्ड के गैप पर भी सेम लेटर रिपीट हो रहा है, पी और पी, तब भी ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों, एलिट्रेशन। तो डेफिनेशन में अच्छे से सुन लो, एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इन अ सेंटेंस सेम लेटर, बेसिकली सेम कॉन्सोनेंट लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। जैसे एक अमांडा एक पोएम है आप लोग का, है ना, उसमें एक लाइन था, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ, समझना, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, SLOUCHING, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, याद है आप लोगों को, आप अपने बुक में क्लास 10th के बुक में तो देख ही सकते हो। तो एस 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 एस, सेम लेटर रिपीट हो रहा है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों, एलिट्रेशन। हिंदी में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ख सेम जब लेटर रिपीट होता है बच्चों, एलिट्रेशन। आपको ये वीडियो समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है बच्चों, तो लाइक ज़रूर करना, और जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर ज़रूर करना, और उन्हें भी बोलना सब्सक्राइब करने, क्योंकि उम्मीद है आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, क्योंकि इस पर लगातार हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। आइए, रिपीटिशन में क्या होता है फिर से समझना, एक सीक्वेंस चल रहा है, एलिट्रेशन में रिपीट होगा एक लेटर, लेकिन रिपीटिशन में पूरे वर्ड रिपीट होता है, जैसे और सेंटेंस को ब्यूटीफुल करेगा।
कोई डार्क है तो उसको मैं बोलूँगा डार्क डार्क। हाउ डार्क द नाइट वॉज, अंधेरा अंधेरा, कितना अंधेरा वो रात था, मतलब डरावना के सेंस में। हाउ डार्क द नाइट वॉज। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, इसमें एक पूरे वर्ड ही रिपीट हो रहा है, अब कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। आप देखे होंगे कोई पोएम में एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, उसको हम लोग रेपिटिशन कहते हैं। फिर से डेफिनेशन सुन लो। रेपिटिशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्टिकुलर वर्ड इज रिपीटेड। जैसे कोई कमेंट्री करते हैं, है ना, क्रिकेटर, क्रिकेट के दुनिया में, तो वो बोलते हैं क्या, कोई बॉल सचिन तेंदुलकर विराट कोहली मारे 6, तो वो गया पूरे आसमान में वो बॉल, तो वो बोलेंगे हाई हाई द बॉल वेंट, है ना, या द बॉल गोज वेरी हाई इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों? एच एच का, मतलब एच एच का नहीं, पूरे हाई वर्ड का ये पूरा रेपिटिशन, उसको हम लोग रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उससे जब बढ़ोगे तो पूरे सेंटेंस रिपीट होगा। अब आप बोलेगा सर एक सेंटेंस में ही सेंटेंस कैसे रिपीट होगा? नहीं, जब पूरे स्टेटमेंट रिपीट होता है तो उसके लिए एक स्टैंजा चाहिए। क्या आपको कोई पोएम याद आ रहा है? तो देखना पोएम में क्या होता है। मान लो पोएम में 5 और 6 स्टैंजाज हैं, ठीक है, 4 स्टैंजर्स, 5 स्टैंजर्स मान लेते हैं। तो जो पहला लाइन जो है ना बच्चों, वही सेम लाइन दूसरे स्टैंजा के पहले लाइन में रहेगा, वही सेम लाइन तीसरे स्टैंजा के पहले लाइन में रहेगा, वही सेम लाइन चौथे स्टैंजा के पहले लाइन में रहेगा, वही सेम लाइन 5वें स्टैंजा के पहले लाइन में। आपको याद आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ? जब सेम लाइन रिपीट होता है, मतलब सेंटेंस रिपीट होता है, उसको हम लोग रिफ्रेन बोलते हैं। चलो बहुत सिंपल से एग्जांपल, कोई भी सॉन्ग याद करो, चाहे वो हिंदी सॉन्ग हो, इंग्लिश सॉन्ग हो, तो आप देखते होगे एक होता है, जैसे सॉन्ग में क्या होता है ना, कि एक होता है मुखड़ा, एक होता है अंतरा, ठीक है ना। तो जो मुखड़ा होता है, शुरुआती जो लाइन होता है, वो अंतरा के बाद वही लाइन फिर से आता है ना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये जो लाइन है ना, फिर से वो आता है। मैं बहुत सिंपली बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि रिफ्रेन में पूरे सेंटेंस रिपीट होता है और बेसिकली उसके लिए बहुत सारे स्टैंजाज चाहिए, और इसका यूज मोस्टली पोएम्स में ही होता है। मैं तो बताऊं तो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज पोएम्स में ज़्यादा होता है, इसीलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टफ लगता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यहाँ तक फिगर ऑफ स्पीच क्लियर है, ठीक है। चलिए एक फिगर ऑफ स्पीच में देने की कोशिश करता हूँ, आप बताइएगा, सेंटेंस देने की कोशिश करता हूँ, आप बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। फेवर फायर, कमेंट करके जरूर बताना फेवर फायर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो एफ, और एफ का क्या है यहाँ पर बच्चों, सेम लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। वर्ल्ड विल, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, डब्लू डब्लू कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया बच्चों, एलिट्रेशन। जब सेम लेटर रिपीट हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, है ना। चलिए ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, गोइंग गोइंग गोन। चलिए ये अलग वर्ड है, बट ये तो सेम वर्ड रिपीट हो गया ना बच्चों, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, स्टॉप दैट शल्किंग। शल्क मीन्स होता है उदास बैठना, उदास मत बैठो। एस और एस सेम लेटर रिपीट हो रहा है बच्चों, तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो होगा एलिट्रेशन होगा। शायद इसी को हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं, आप लोग याद रखना। पता है फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं, और अलंकार बहुत अच्छे समझ आता होगा कि अलंकृत करना मतलब सुंदर आभूषित करना। तो जितने फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, सेंटेंस को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब आप लोग हेडिंग दे सकते हो बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, बार बार पूछा जाता है। पर्सोनिफिकेशन समझने के लिए, ये फिगर ऑफ स्पीच है तो सेंटेंस को पहला तो कंडीशन है ब्यूटीफुल तो बनाएगा, इफेक्टिव तो बनाएगा। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ बच्चा, पर्सन, मतलब जब किसी नॉन लिविंग को या फिर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सन के जैसा बिहेव कराया जाए, किसके जैसा बिहेव कराया जाए,
पर्सन के जैसा, मतलब जो पर्सन एक्टिविटी करता है ना वही एक्टिविटी जब कोई ऑब्जेक्ट करने लग जाए या कोई नॉन लिविंग थिंग करने लग जाए, नॉन पर्सन भी, उसमें एनिमल भी आ सकता है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों, पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। अब कैसे पर्सोनिफिकेशन होगा जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि द स्काई इज बीपिंग टुडे, आसमान आज रो रहा है ना। या द स्काई, दूसरे एग्जाम्पल में इसी को मैं बोल रहा हूं, द स्काई वॉज, है ना, वीपिंग व्हेन गांधी जी, गांधी जी डाइड, जब वो मरे तो आसमान भी रो रहा था। तो भाई साहब रोने का काम तो किसका है, रोने का काम बच्चों पर्सन का है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर रोने का काम कौन कर रहा है, स्काई कर रहा है, जो कि सेंस भी देता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होना। तो ये पर्सन जैसा बिहेव करवा रहा है बच्चों, है ना, ये नॉन पर्सन, तो ये हो जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। डेफिनेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ, गौर से सुनना, है ना, नोट भी कर सकते हो पेन पेंसिल है तो। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the activity of a person is expressed in non-living thing or any object or in any non-person। non-person से मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखो मेरा जो नॉलेज है वो पर्सन के लिए क्या कौन सा प्रोनाउन यूज होता है बता दो, या तो ही यूज होगा या सी यूज होगा। इट यूज होता है पता है किसके लिए, कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, या एनिमल के लिए भी इट का यूज होता है। जब एनिमल के लिए ये इट प्रोनाउन का यूज ना करके ही और सी दे, जैसे एक टाइगर के लिए यूज किया था ही वॉज, एक बार टाइगर का यूज करके फिर बोला था ही वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, है ना, वो जंगल में टहल रहा था। यहाँ पर ही का मतलब टाइगर है, पहले आपको सिचुएशन दे देगा। तो आमतौर पर इट लगना चाहिए था, लेकिन ही तो पर्सन के साथ लगता है, तो यहाँ पर टाइगर को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। बच्चों हमें उम्मीद है कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है समझ रहे होगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं अगले पेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पढ़ रहे हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कभी कभी पता है आज ही क्या हुआ कि हवा तेज चल रही थी मेरे तरफ, तो उसमें ना एक लाइन मुझे याद आया, और बताना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द एयर नॉक्ड माई डोर, दरवाजे की जो कुंडी थी वो कोई ऐसा लग रहा था कि कोई खटखटा रहा है, बट मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वो, है ना, दरवाजे ऐसा लगा कि कोई खटखटा रहा है। तो नॉकिंग द डोर किसकी एक्टिविटी है बच्चों, पर्सन की। यहाँ पर कर कौन रहा है, एयर, और एयर क्या है, नॉन लिविंग है। सो जब नॉन लिविंग को पर्सन जैसा एक्टिविटी कराया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है। पता है बच्चों, एक बार ना शायद 2015 में ही मैं अपने बिहार के एक पटना जो जिला है वहाँ मैं पढ़ रहा था, तो अचानक 12 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 12 PM दिन को, दोपहर को अर्थक्वेक आया। तो मुझे एक सेंटेंस याद आया, वो था सेंटेंस, द अर्थ सुक विद टेरर, है ना, द अर्थ सुक विद टेरर, पृथ्वी भय से कांपा। सेक का भीटू होता है सुख, याद रखना, सेक भीवन है, सेक मतलब हिलना, इसका भीटू होता है सुख, हिला। पृथ्वी भय से कांपा, भय से कांपने का काम, डरने का काम किसका, आम तौर पर तो पर्सन का, लेकिन यहाँ पर भय से कांप कौन रहा है, अर्थ, जो कि ऑलमोस्ट नॉन लिविंग ही है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में इसमें क्या बताया गया कि अर्थ को पर्सन जैसा एक्टिविटी कराते हुए दर्शाया गया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। हमें उम्मीद है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा। आइए हम लोग अगला समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, वो है ऑक्सीमोरन। कुछ लोग इसको ऑक्सीमोरन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे लाइफ इज अ
बीटर स्वीट, हमारा जो जिंदगी है ना वो तीखी मिठास से भरी हुई है। तो तीखा और मीठा दोनों जस्ट अपोजिट वर्ड है, बोलो यस और नो। यस। तो जब सेम है ना, दो जस्ट अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आते हैं और मीनिंग तो बिल्कुल सटीक बैठता है। लाइफ में स्ट्रगल भी है बच्चों, बहुत प्रॉब्लम है, तो लाइफ में हैप्पीनेस भी है ना। तो जब टू जस्ट अपोजिट वर्ड्स आर गिवन इन अ सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस क्या, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाएगा, सुंदर बनाएगा, तो इसको हम लोग ऑक्सीमोरन बोलते हैं। जरा एक दो एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक ओपन सीक्रेट है, तो कोई सीक्रेट होगी, कोई गुप्त बात होगी, जो छिपी हुई बात होगी, वो कभी भी ओपन होगी ही नहीं। लेकिन कोई कोई बात ऐसी होती है जो सबको पता होता है और ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट है, नहीं। तो ये ओपन सीक्रेट दो जस्ट अपोजिट वर्ड्स है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं, वर्चुअली ट्रू, कोई देगा है ना, वर्चुअली ट्रू, कोई सेंटेंस में यदि इन दो वर्ड्स का यूज करा गया है तो ये क्या होगा, दो जस्ट अपोजिट वर्ड्स है, ऑक्सीमोरन। चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बताना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके, अ टाइगर इन द जू पोएम है 10th में, उसमें था द टाइगर वॉज इन हिज क्वाइट रेज, द टाइगर वॉज इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब होता है शांत, रेज मतलब गुस्सा, गुस्सा कभी शांत हो ही नहीं सकता है। तो ये जस्ट दो जस्ट अपोजिट वर्ड्स यदि एक साथ आ रहे हैं तो उसको हम लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं। कोई लड़का है जैसे है ना, वो अपने क्लास में इरेगुलर है, तो हम बोलेंगे ही इज रेगुलरली, रेगुलरली इरेगुलर, है ना, इरेगुलर। तो रेगुलरली इरेगुलर बड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना। ही इज सीरियसली फनी, मान लेते हैं कपिल शर्मा का तो नाम सुना होगा, द कपिल शर्मा शो, ही इज सीरियसली फनी। तो कोई जो फनी है वो सीरियस कैसे रह सकता है, लेकिन मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा फनी है। तो व्हेन टू जस्ट अपोजिट वर्ड्स आर गिवन इन अ सेंटेंस टू क्रिएट एन इफेक्ट और टू मेक द सेंटेंस ब्यूटीफुल, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लियरली पता चल रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, है ना, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, आप नोट्स भी तैयार करना। अगला जो एग्जाम है कॉन्सेप्ट बच्चों, वो है हाइपरबोल। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरबोल का दूसरा नाम होता है एग्जैजरेशन, कुछ लोग इसको एग्जैगरेशन पढ़ते हैं, एग्जैगरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ आ रहा है कि किसी भी सेंटेंस को हाइपर मतलब ही समझ लो होता है, हिंदी लिखें तो ज्यादा, बोल मतलब बोलना। तो जब कोई भी सेंटेंस में ज्यादा कोई बोल देता है जो रियलिटी से थोड़ा ऊपर होता है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोल बोलते हैं। एग्जैजरेट का मतलब ही होता है अतिशयोक्ति, या हाइपरबोल का मतलब ही होता है अतिशयोक्ति, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओवर स्टेट करना। अब जैसे हिंदी में एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा। एक गाना है ना, तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अब कोई चांद तारा को कैसे तोड़ सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल में वही बोला है ना, कि आई विल प्लक स्टार्स फॉर यू। तो मैं तो बोलूँगा जाओ तुम पहले चांद तारा को मेरे लिए तोड़ कर लाओ। जैसे संभव तो नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ कर लाए, लेकिन अपने प्यार को ज़्यादा एग्जैजरेट करने के लिए वो बोल दिया। तो प्लकिंग द स्टार्स, ये तो भाई साहब हाइपर बोल ही होगा, ज़्यादा बोल दिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, बोल मतलब बोलना। ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगले एग्जाम्पल समझते हैं। डैफोडिल्स एक पोएम का नाम है ना। मुझे लगता है डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। उसमें एक लाइन था, 10,000, मुझे लगता है ना विलियम वर्ड्सवर्थ हैज कंपोज डैफोडिल्स पोएम्स। ठीक है, समझिए, THOUSAND, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ये किसकी बात कर रहे हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स कितने संख्या में, वो देखिए 10,000 डैफोडिल्स फ्लावर्स को पोएट ने एक ही ग्लांस में देखा। एक ही ग्लांस में देखना संभव तो नहीं है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों, वो होगा हाइपरबोल। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बोलें क्या
कि 10 पीपल, मैं ऐसे लिख करके बताता हूँ, 10 पीपल टुगेदर, है ना, 10 पीपल टुगेदर कैन नॉट डिफीट मी इन द फाइट। 10 लोग मिलकर के भी हमसे लड़ाई करें तो मुझे हरा नहीं सकते हैं। भाई साहब ये तो ज़्यादा बोल दिए। मान लेते हैं हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, एक नहीं तो 2 से हम एक साथ लड़ सकते हैं। भाई 10 लोग मिल करके मुझे इतना मारेंगे कि मैं क्या बताऊं। तो अपने एग्जैजरेशन, अपने पावर को एग्जैजरेट करने के लिए किसी ने बोला क्या, कि 10,000, है ना, 10 पीपल टुगेदर कैन नॉट डिफीट मी इन द फाइट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइपरबोल। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लियरली पता चल रहा है। अब एक लास्ट हम लोग समझेंगे, उसके बाद ये वीडियो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, और साथ ही साथ हम लोग आयरनी समझने की कोशिश करते हैं। तो मेन हम लोग कंप्लीट इसी वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच कर लिए। ओनोमेटोपिया में साउंड का इमिटेशन होता है, किसी की आवाज़ को डायरेक्टली बोलना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो आवाज़ करता है क्लैटरिंग साउंड, तो क्लैटर जो वर्ड यूज कर दिया ना, वो ओनोमेटोपिक वर्ड है। जैसे कोई सांप का आवाज़ है तो हिसिंग साउंड, है ना, तो ये आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होगा, ओनोमेटोपिया। कोई बजिंग साउंड है ना, वर्ज्ड, फिगर ऑफ स्पीच होगा। कोई कैट मियाओ कर रही है, ये फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो होगा वो होगा क्या, ओनोमेटोपिया। स्नार्ल्ड है, गुर्राना, ये ओनोमेटोपिया। आयरनी में क्या होता है बच्चों, कि किसी का ना मजाक उड़ाया जाता है, मेक फन ऑफ समवन, है ना, मेक फन ऑफ समवन। इसका हिंदी होता है व्यंग करना। आयरनी में क्या होता है कि किसी एक वर्ड का यूज इस तरीके से होता है कि उसका जो मीनिंग देगा ना, वो जस्ट अपोजिट देगा। मैं इंग्लिश में डेफिनेशन बता दूं, आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एनी वर्ड इज यूज्ड इन सच अ वे दैट इट जस्ट गिव्स द अपोजिट मीनिंग, और इसी को हम लोग व्यंग करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।